नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वीरेश चौहान और आप देख रहे हैं जौनसार बाव की आवाज़। आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स है, एक ऐसी शख्सियत है जिनको समाज में लोग देखना पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ हुकम सिंह राणा की, ग्राम खारसी, जो अभी वर्तमान समय में प्राथमिक विद्यालय कपराड़ा चिनियाली सौड़ उत्तरकाशी में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत है। पहले तो राणा जी आपका स्वागत और अभिनंदन है जौनसार बाव की आवाज में। धन्यवाद वीरेश भाई। राणा जी, आज आपसे बातचीत करने का मौका मिला, समय मिला और आपने भी समय दिया। मैं सीधा बिंदु पर आ जाता हूं और जब आपके संघर्ष की बात की जाती है, आप इस संघर्ष में उतार चढ़ाव तो बहुत आए होंगे और जितना मैं जानता हूं, जितना मैं मानता हूं कि समाज में लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं, जानना पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं। लेकिन इस जो जीवन में ये उतार चढ़ाव रहा, किस तरीके का उतार चढ़ाव रहा है? सर्वप्रथम तो मैं बधाई देता हूँ जौनसार बाव की आवाज़ में जो आप लोग कर रहे हैं। वीरेश चौहान जी है, छोटे मेरे शिष्य भी रहे हैं अर्जुन जी और अजीत चौहान जी। बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। जो जौनसार बाव के जो क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, उनको आप आगे लाने का या आप उनको मंच प्रदान कर रहे हैं। मैंने कुछ वीडियो देखी है जो कि बहुत ही अच्छी वीडियोज़ आप लोगों ने शेयर की है जौनसार बाव की आवाज़ के जो चैनल है। तो मैं शुभकामनाएं भी देता हूं कि आपका ये चैनल जो है दिन प्रतिदिन तरक्की करें। अब आपने जानकारी लेनी चाहिए मुझसे कि आपका जो प्रारंभिक जीवन है या जो संघर्ष वो किस प्रकार रहा। तो देखो, जीवन तो एक बहुत बड़ा लंबा डिटेल है उसकी, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। जब हम कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ा करते थे तो उस समय चुनिंदा बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती थी जो पढ़ने में टॉपर्स रहते थे। तो उस समय ये नहीं देखा जाता था, ये मूल्यांकन नहीं किया जाता कि कौन गरीब है कौन अमीर है, किसको दी जाए। तो जो उसमें टॉपर्स बच्चे रहते थे उनको छात्रवृत्ति के लिए चयनित किया जाता था। उस समय बहुत कम बच्चों को छात्रवृत्ति। तो हम जब 6, 7, 8 में पढ़ा करते तो बड़ा कंपटीशन होता था पढ़ने में। तो जब मैं 7, 8 में रहा करता था तो कम से कम 2nd डिवीज़न, 1st डिवीज़न ये कंपटीशन चलता रहता था। लेकिन उस समय दौर ऐसा था कुछ, क्योंकि जब हम कक्षा 8 तक होते हैं, बेसिक एजुकेशन ले रहे होते हैं, तो परिवार से हम इतना संबंध नहीं जान पाते हैं कि परिवार की स्थिति क्या है। लेकिन उसके बाद जब हम 9th, 10th में आए तो मैं जो अपनी कुछ शुल्क पढ़ता था उस दौरान कुछ शुल्क पढ़ता था, नाम मात्र होता था। तो मेरे एक दोस्त हैं भगत सिंह गुरुजी, आज वो भी शिक्षा मित्र में थे, पहले अब वो परमानेंट हो गए। तो वो मेरा शुल्क जमा करते थे उतना कम। तो आप समझ सकते कि परिवार की क्या स्थिति रही होगी। पिताजी मेरे अकेले थे और जो दूसरे माँ के थे वो 4-5 भाई थे, तो अलग हो गए थे। तो मतलब कुछ स्थिति, जब हाई स्कूल का जब रिज़ल्ट आया, आपको मैं बता दूं, जब हाई स्कूल का रिज़ल्ट आया तो जब फॉर्म भरते थे हम चक्राता में, तो चप्पल में आते थे। आज की आप फोटो देखेंगे तो उस समय चप्पल में हमने फ़ोटो खींच रखी है चक्राता में। तो उस दौरान की मैं बात करता हूँ, जब हाई स्कूल का रिज़ल्ट आया तो उस समय 2nd डिवीज़न पास हुआ। यूपी बोर्ड हुआ करता था, तो बहुत बड़ी बात होती थी उस समय। और रिज़ल्ट आने से पहले ही मुझे जो है जंगल में भेड़ी चुकाने के लिए भेज दिया था, क्योंकि पिताजी पढ़ाई में सक्षम नहीं थे। क्योंकि जब शुल्क जो गवर्नमेंट का शुल्क रहा होगा 8-10 रुपये, उन देने में भी असमर्थ थे। तो मतलब हो सकता है क्या स्थिति रही होगी। तो जब हमारा उसके बाद परिणाम आया तो मुझे जो भेड़ी वाले होते हैं साथ में, तो उन्होंने सुनाया कि भाई तुम्हारे 2nd डिवीज़न से पास है और तुम्हें मिठाई खिलानी पड़ेगी, तुम जाओ वहाँ से। तो मैं गया तो थोड़ा बहुत ले आया जो, और पढ़ाई का तो खैर ये था ही नहीं कि आगे भी मैं पढ़ पाऊँगा। उसके बाद ये हुआ कि एक रामपति यादव जी थे, एक उपाध्याय जी थे और एक कल्याण सिंह चौहान जी जो शायद बसों से रहा करते थे आपके यहाँ से, ये टीचर थे। तो मतलब बल्कि मैं कल्याण सिंह चौहान जी की बात करूँ तो कहीं मेरी एक मिस्टेक दिखाते अंग्रेजी में, पढ़ाते भी वही थे, लेकिन 100 में से फिर भी वो कम से कम 80-85 नंबर देते थे, क्योंकि वो राइटिंग में नंबर काटते थे। एक रामपति यादव थे, तो जब उनको पता चला कि भाई इस लड़का 2nd डिवीज़न पास है, उसके बाद भी आगे एडमिशन क्यों नहीं ले रहा। अप्रैल में सत्र स्टार्ट होता है, जुलाई अगस्त की बात, हम जंगल में पड़े हुए बेटियों के साथ। तो उन्होंने पापा को बुलाया, भाई कि तुम बच्चे को जो है आगे क्यों नहीं ले, क्या कारण है। उन्होंने कहा कि भाई हम पढ़ा नहीं सकते। तो फिर उन्होंने उसके बाद ये कहा कि भाई आप उन बच्चों को भेज दो, और तुम यहाँ भेज दो, हम देख लेंगे जैसा भी होगा
देख तो कुछ ईश्वर का कुछ ऐसा वो रहा होगा। तो उसके बाद जब हम वापस आए तो अगस्त सितंबर की बात, लेट हो गया था एडमिशन के लिए टाइम भी, तो मेरा चक्राता में एडमिशन करवा दिया। इसमें चक्राता एडमिशन करवाने में जो योगदान रहा, एक तो दीवान सिंह चौहान कांडी रहा, आज वो भी शिक्षक हैं और वो प्रिंसिपल को जानते थे, उन्होंने मेरा वहाँ एडमिशन करवा दिया। अच्छा, मेरी बचपन से ये आदत रही कि मैं टीचर का बहुत सम्मान करता था, गुरु शिष्य का बहुत अच्छा संबंध हुआ करता था उस समय। अगर गुरुजी ने थोड़ा खाना छोड़ दिया घर पे तो बर्तन साफ करने के लिए ऐसे भागते थे कि मैं पहले जाऊँ और मैं उसको डिवाइड करूँ। राणा जी, आपने एक खास बात बताई कि गुरु शिष्य का जो आपसी प्रेम भाव था ये पहले काफ़ी ठीक था, अब थोड़ा सा मुझे लगता है आधुनिक दौर पर थोड़ा सा अंतर आया है इसमें। बिल्कुल आया, अब तो बिल्कुल गुरु शिष्य का कोई संबंध ही नहीं रहा। समझ में ही नहीं आता कि आखिर इतना बदलाव हुआ क्यों। तो अगर मैं वहाँ से आगे की बात करूँ तो मेरे को वहाँ से तो भेज दिया है, आगे भेज दिया कि किसी भी स्तर पर भेज दिया होगा, या तो उन टीचरों को ये रहा होगा कि भाई ये लड़का इतना खुद कर सकता है कि शायद ये निकल जाएगा, वो अपना स्तर से कर लेगा। तो उसके बाद जब मैं रूम लेता हूँ चक्राता में, रिश्तेदारों का होता है और पता है उनको, लेकिन तब भी किराया पेड करना पड़ता है। तो अचानक ऐसा हुआ कि मैं एक दिन गुरुजी के यहाँ चला गया, इंग्लिश के गुरुजी है, मुंद्रराज यादव जी उनका नाम था, यादव जी थे इलाहाबाद से, मतलब पहले भी रामपति यादव थे वासी में, उन्होंने आगे बढ़ाया मेरे को। उसके बाद जब मेरी मुलाकात उनके, जब मैं घर में गया तो वो कपड़े साफ कर रहे थे, तो मेरी नज़र पड़ी, मेरे से तो वो देखा नहीं गया। मैंने बोला सर ये काम तो मैं करूँगा, और मैंने उस काम को लिया और मैंने उसको कर दिया और उसको मेंटेन करके सही ढंग से रख दिया। उसके बाद वो गुरुजी अंदर गए, फिर वो पता नहीं मेरी परीक्षा लेना चाह रहे थे, उन्होंने फिर झाड़ू उठा दिया, तो झाड़ू लगाने बैठ गए। मैंने कहा सर झाड़ू तो मैं लगाऊंगा, आप मुझे झाड़ू दे दो। उसके बाद मैंने झाड़ू लगाया। दूसरे दिन क्या होता है, जब हम स्कूल जाते हैं पुरोड़ी राजकीय इंटर कॉलेज में, तो मेरे को कहते कि बेटा तुम्हें अगर कोई दिक्कत ना हो, उन्होंने मेरे पे मन को शायद भा लिया होगा, उन्होंने कहा कि यदि अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो तुम अपना फोल्डिंग जो है मेरे कमरे में एक साइड में लगा के मेरे साथ रह सकते हो। और मुझे इससे ज़्यादा क्या अच्छा अवसर था, मुझे सोचता, मुझे तो ईश्वर ने एक बहुत बड़ा मतलब उपहार या चांस जिसको बोलूँगा मैंने दो दिया। मैंने कहा सर ये तो कर सकता हूँ, मुझे समस्या भी है। तो उसके बाद में उनके साथ रहने लगा। और उसके बाद क्या हुआ, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर भी हुआ करते थे, उनको भी पता लगा कि भाई इस बालक की स्थिति जो है बहुत ख़राब है, तो उन्होंने भी मेरे को निःशुल्क कोचिंग कराई, किसी ने मेरे से पैसा भी नहीं दिया। और पूरी जितनी भी किताबें थी सब्जेक्ट की, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की, जो जिस सब्जेक्ट के टीचर थे उन्होंने मुझे किताबें भी बांट दी। 11वीं 12वीं 2 साल का सफ़र मेरा उनके साथ रहा, उन्होंने किसी भी प्रकार का मेरे से पैसा नहीं लिया। बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक चीज़ समझ में तो आई है कि जितना उतार चढ़ाव बड़ा सफ़र या ज़िंदगी आपकी रही, शायद अगर आपके जगह पर कोई और होता तो शायद जिस पद पर अब आप अभी है विराजमान, वो पद ना मिलता। क्योंकि हम लोग विचलित हो जाते हैं, जब हमारे सामने कोई संघर्ष आता है तो बहुत जल्दी जल्दी हम टूट जाते हैं। आपने उस संघर्ष को पार किया और आज आप एक अच्छे मुकाम पर हासिल किया, और आज आप एक सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। और जैसा कि मुझे जानकारी है, मैं मानता हूं, मैं जानता हूं कि 2021 में शिक्षक उत्कृष्ट पुरस्कार से भी आपको नवाजा गया था टिहरी जनपद में। तो ये हमारे लिए एक उपलब्धि है, जौनसार के लिए भी उपलब्धि है कि एक देहरादून जनपद का एक अध्यापक किसी दूसरे जनपद में एक इतना बेहतर काम कर सकता है। तो ये तो लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है, लोगों को सीखना चाहिए। और आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप बहुत अच्छे स्तर पर और भी अच्छा काम करें। थोड़ा सा भाई जी मैं चाहूँगा, राणा जी आप सामाजिक योगदान में भी आप बड़े सक्रिय रहते हैं। जैसा कि मैंने देखा है, खत बिशलाड़ की बात करूं, मैं अडगांव की बात करूं, द्वार या मनखत या बौंदूर या तपलाड़, 7 खतों का केंद्र बिंदु आपको पता है कि फांसी है। फिर मैंने बहुत बार आपको देखा है, जाना है कि समाज सेवा में भी आपका बड़ा योगदान रहता है। ये इस तरीके की पहल या इस तरीके की प्रेरणा कहाँ से ये शुरू हुई है? ये मैं समझता हूँ जो हमने ये गरीबी झेली और जो संघर्ष झेला है, शायद उससे ही ये प्रेरणा मिली है। कहते भी संघर्ष में जीवन ही जीवन है, शायद उसी से मुझे इस प्रकार की प्रेरणा मिली। तो अगर मैं इसमें भी अगर मैं बात करूं तो कुछ 2009 में हमने श्री माँ शिव सेवा समिति का गठन किया। उसके पीछे कारण ये रहा कि पहले मैं प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाता था, सरस्वती शिशु मंदिर मागटी पोखरी में 12वीं के बाद। उसके बाद मैंने जैसे ही बीएड किया तो सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बाबूगढ़, जो कि उत्तराखंड में टॉप स्कूलों में से एक है, उसमें 10th में मैथ पढ़ाई। तो हमारे कुछ क्षेत्र के लोग
फकीर चंद राव जी प्रधानाचार्य हुआ करते थे विद्या मंदिर मार्केट पोखरी में। जब उनसे मिलने गए उन्होंने कहा कि भाई आरएसएस की ब्रांच एक जो है हमारे द्वारखत में खोली गई। तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि ये कार्य केवल और केवल हुकम सिंह कर सकता है। यदि आप लोग उनको मना सकते हो तो आप जाइए। और वो इस मुकाम को गांव में मतलब विद्यालय चलाना बहुत बड़ी चुनौती है। तो जब वो आए तो उसमें जगत सिंह नेगी सियाना आज हमारे बीच में नहीं है, मिंडाल से द्वारखत के मुखिया हैं, और नथी सिंह नेगी समाज सेवी है, और कुछ अन्य लोग सम्मानित जो लोग थे वो आए। उन्होंने मेरे सामने ये बात रखी। तो मैंने कहा मुझे तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि मैं अपने क्षेत्र के लिए अपना योगदान दे सकूँ। मैं तैयार हूँ, यदि आप लोग तैयार हैं। उसके बाद हम जाते हैं और 2009 में हम वहाँ विद्यालय की स्थापना करते हैं। वो भी एक सामाजिक योगदान आप समझ लीजिएगा। उसके बाद हमने कुआंसी में ब्रांच खोली, उसके बाद लाखा मंडल में ब्रांच खोली, और लाखा मंडल में भी ब्रांच आज भी संचालित है। और वो विद्यालय ऐसा कि प्रत्येक वर्ष वहाँ से 5-5 बच्चे एकलव्य जवाहर स्कूल के लिए निकलते हैं। तो ये भी एक सामाजिक योगदान है। उसके बाद 2011 में मैं क्या करता हूँ, जब मुझे थोड़ी जानकारी अपना मतलब बड़े बड़े जैसे आदमी होता तो उसको जानकारी हासिल होती रहती है। तो मैंने सोचा कि अपना क्षेत्र जो है हर उसमें पिछड़ा हुआ सा लग रहा है मुझे। तो मैंने 7 खत की बैठक बुलाई, जिसमें जगत सिंह नेगी जी थे, मोहना के सियाना जी थे, आज हमारे बीच में नहीं है, विजयपाल सियाना जी आप थे। तो बहुत दूर से मतलब काफ़ी लोग उसमें सम्मिलित हुए थे। एक मीटिंग आयोजित की हमने द्वारखत में, उसका नाम रखा क्षेत्रीय विकास निगरानी समिति, और उसको रजिस्टर्ड कराया। और उसके बावजूद उस दौरान लाखा मंडल और चक्रोता का जो मोटर मार्ग चल रहा था उसमें अपने क्षेत्र के ठेकेदारों ने पीछा ही छोड़ दिया उस रोड का। लेकिन हमने उस समय मेरे को छोटे मोदी के नाम से, जो PWD वाले होते थे, छोटे मोदी के नाम से पुकार दिया। और अगर कहीं जब त्यूनी रोड पे काम चल रहा था तो उस समय स्पेशल फ़ोन किया गया कि भाई आप कहाँ हैं, आप आइए और यहाँ पे काम देश करता रहो। तो हमने पूरी रोड उखड़ाने का काम किया उस समय। और उसके बाद आप आज उस रोड पे जा रहे होंगे तो लोग उसके लिए भी याद करते। तो बहुत सामाजिक क्षेत्र में भी हमने काफ़ी प्रयास किया और आगे भी कर रहे हैं। और यदि हम समाज के लिए नहीं कर पाएंगे तो जीवन फिर हमारा बेकार है। नहीं तो जीवन तो पशु भी जी रहे हैं, मतलब हम मानव है तो हमारा तो कुछ अलग से होना चाहिए। हमारी बुद्धि हमारे पास है, हाथ पाँव हमारे पास है, तो हमारा कुछ हट के काम होना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर मेरा अपना एक भाव है, क्योंकि हर कोई पद पर हासिल होता है, लेकिन मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा, जिनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। मैंने देखा है, मैंने जाना है। और आप सभी दर्शकों को एक बात मैं बता दूं, एक बहुत ख़ास बात बताना चाहूँगा कि मुझे भी अगर आज मैं कुछ 2 शब्द बोल पा रहा हूँ तो उनमें से एक, अगर मैं किसी को आदर्श मानता हूँ अपना, जिन्होंने मुझे सिखाया है, जिन्होंने मुझे थोड़ा सा एक अवसर भी दिया था, तो वो भी हुकम सिंह राणा जी थे, जिन्होंने मुझे पहला मंच प्रदान किया था। अगर मैं आज समाज में कुछ बातें रखता हूँ, अपनी बात रखने का मुझे मौका मिलता है, या मैं थोड़ा सा ठीक बोल लेता हूँ, या थोड़ा सा भी अगर 1% भी ठीक बोल लेता हूँ, तो शायद उसमें आपका बड़ा योगदान है कि समाज के बारे में मैं कुछ चीज़ें बोल पाता हूँ, देख पाता हूँ, समझ पाता हूँ। उसमें हुकम सिंह राणा का बड़ा योगदान रहा। और राणा जी, आपको तो हमने बहुत बार देखा है कि समाज, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, आपने बहुत तमाम ऐसे कार्यक्रम भी करवाए और एक प्रकार का जागरूकता अभियान भी करवाते थे आप। ये सब कुछ प्रेरणा और फिर अथक प्रयास आप समाज के लिए कर रहे हैं। अब ये तो चलो ये बातें हो गई। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात पूछना चाहूँगा, क्योंकि हमारा जौनसार किस तरीके से शिक्षित हो, हमारा जौनसार किस तरीके से विकसित हो, हमारा ये उद्देश्य भी रहेगा। और छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालना हमारे जौनसार बाबू की आवाज़ का ये भी मुख्य उद्देश्य है। अभी जो हमारी युवा पीढ़ी है जौनसार बाबू की, नशे की चपेट में है, और इस युवा पीढ़ी को किस तरीके से रोका जाए, इसके लिए क्या कुछ प्रयास कर सकते हैं हम लोग किसी भी माध्यम से, और क्या हमको करना चाहिए, इसके लिए अथक प्रयास कर भी रहा है जौनसार बावर। ऐसा नहीं है, अपना जौनसार बावर की अगर हम बात करें तो पछुआ दून तक ये काम चल रहा है। और अभी हाल ही में कालसी में एक मीटिंग भी थी, तो थोड़ा सा क्या किया जा सकता है राणा जी? उस मीटिंग में भी बहुत अच्छे सुझाव आए थे लोगों ने, और उसके बाद मैंने देखा कि इस क्षेत्र में बहुत सक्रियता भी बढ़ी है उससे लेकर। लेकिन ये सक्रियता तब है जिन्होंने इसका आयोजन किया है। मैं उनको भी बधाई भी देता हूँ और उनको ये भी संदेश देता हूँ कि इसको जो है आगे भी जारी रखें, क्योंकि जितना इसको बराबर जारी रखते जाएंगे और उसको गांव स्तर पर ले जाएं, हम
सभी लोग गांव स्तर पर भी प्रयास करें, सभी लोग और भी आगे आएँ। ऐसा नहीं कि जिन्होंने इस मुहिम को उठाया है वही उसके जिम्मेदार हैं, हम सबको उसमें आगे आना पड़ेगा। इसके लिए शिक्षित, जहाँ तक आपने अभी तक बात की थी कि शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना जो जौनसार है, तो उसके लिए भी मैं थोड़ा ये कहना चाहूँगा कि जैसे जब हमें ये जिम्मेदारी दी गई है तो इसको निभाना तो पड़ेगा। और जब कुछ चीज़ मिली है उसको अब अगर बखूबी नहीं निभाएंगे, मान लो आप जौनसार पावर की आवाज़ चला रहे हैं, उसको आप जितना अच्छा रूप देंगे उतना ही उसका अच्छा लाभ भी होगा, क्षेत्र भी उससे लाभान्वित भी होगा। तो कुछ तो हमें करना पड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आज कहते हैं, कोई कहते हैं कि मतलब बच्चे जो है सब पलायन कर लिए, क्यों पलायन कर गए? उसमें कहीं ना कहीं शिक्षक भी जिम्मेदार है, उसके पीछे शिक्षक भी बहुत जिम्मेदार है। मैं जहाँ भी रहा हूँ, जिस भी विद्यालय में रहा हूँ, आप चाहे टिहरी जनपद की बात कीजिए, दूसरे जनपद में संगठन में पद पाना वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और जनपद स्तर पर उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान लेना, वो भी अपने उसके पीछे कुछ तो रीजन रहा होगा, कुछ करना होगा, कुछ बेहतर देना पड़ेगा। यदि हम बेहतर नहीं देंगे तो ऐसे तो कुछ नहीं होने का। बिल्कुल, यानी यहाँ पर शिक्षक को भी समझने की जरूरत है कि आप कितना बेहतर कर सकते हैं, अपना एफर्ट कितना लगा सकते हैं, प्रयास आप कितना कर सकते हैं। क्योंकि जब एक टीचर, एक शिक्षक अच्छा योगदान देगा, तो जैसे कि हम पलायन की बात कर रहे हैं, भाई जी आपने एक शब्द बहुत अच्छा बताया कि पलायन जो हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं एक अध्यापक का भी रोल है। बिल्कुल, अध्यापक का भी रोल है। और मैं चाहता हूँ कि यदि अध्यापक ग्रामीण जो विद्यालय हैं, मैंने देखा, मैं इस समय भी जहाँ हूँ उस समय वहाँ भी 31 बच्चे हैं। और आपको ये बता दूँ कि इस सत्र में 4-5 बच्चे प्राइवेट स्कूल से वहाँ पे आएंगे, क्योंकि हमने बेहतर करके दिया उनको। यदि आप परिणाम नहीं देंगे तो तब तो फिर पलायन होना ही है। लेकिन यदि आप परिणाम दोगे, अभिभावक को मतलब उसके अभिभावक को मन को जो है जीतने का प्रयास करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं कि पलायन रुकता नहीं है, ये गलत बात है। आपको परिणाम देने पड़ेंगे। आप प्रतियोगी परीक्षाएं उसमें सफलता दीजिए बच्चों को। खेल कूद में एक से एक सरकार ने योजना ला रखी, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी, और जौनसार बावर में तो इसकी प्रतिभा के धनी है। बताइए जरा कौन से मुख्यमान उदयमान खिलाड़ी निकले, आप मेरे से हिसाब लीजिए उसका। पिछले बार 2 बच्चे मेरे यहाँ से मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी की छात्रवृत्ति योजना ले रहे हैं। आप बता दीजिए कोई है तो, अगर किसी ने ऐसा प्रयास किया तो क्यों नहीं बच्चे रुकेंगे, क्यों नहीं पलायन रुकेगा? तो कुछ तो प्रयास करने होंगे, हमें प्रयास करना होगा और समाज के बीच में जागरूकता लानी पड़ेगी। अभिभावकों को दिखाना पड़ेगा ना कि भाई आप जो आपका बच्चा शहर में पढ़ रहा है या जो आपका बच्चा कुआंसे में पढ़ रहा है और मेरा बच्चा गाँव में, जरा बैठाइए तो इनके बीच थोड़ा मूल्यांकन तो कीजिए। तो यदि आप बेहतर देंगे तो पलायन भी रुकेगा, ऐसा भी नहीं। उसके लिए शिक्षक भी जिम्मेदार है और क्षेत्र के लोग भी तब समझेंगे यदि शिक्षक अच्छा करेगा, क्योंकि शिक्षक तो समाज का मतलब भविष्य तो उसके हाथ में है। एक खास बात बताई कि कहीं ना कहीं शिक्षक का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। शिक्षक अथक प्रयास कर सकता है, सारी गतिविधियों को शिक्षक ही संचालित करता है। एक स्टूडेंट को, एक बच्चे को कैसा वातावरण देना है, कैसा माहौल देना है, ये शिक्षक के ऊपर निर्भर करता है। जैसा कि अभी राणा जी ने कुछ बताया। राणा जी, जाते जाते एक सवाल और पूछ लेता हूँ, मेरे भाव है, क्योंकि मेरे को पहले से ये पता नहीं मुझे ऐसा में क्या है कि भाव मेरे बहुत आते हैं। और भाव ये है मेरा कि जब हम बात करते हैं देश दुनिया की, जब हम बात करते हैं राज्य की, और जब हम बात करते हैं जनजातियों की, तो बात आती है जौनसारी जनजाति की। तो बोलो ऐशो कि यार जौनसारी जनजाति हमारी देश दुनिया में फेमस है पोशाक के मामले में, संस्कृति के मामले में। और बिल्कुल हम लोगों को इस बात का गर्व भी है और औसम भी है। हमारी संस्कृति के बारे में मुझको इशू बात बोलिया कि ये भी जो हमारी संस्कृति है कोशी कोशी लगी आकाशी भोर दी। और जब हम संस्कृति की बात करो तो भी विकास नगर देवर है, कहीं की पूरा जौनसार तो विकास नगर या देवर है, कालसी भोसो जौनसार तो हायरे होंदो है कहबे। तो भी अब माँ के त्यौहार भी लोग इंदले मोनाई, दिवाली भी लोग इंदिले मोनाई। तो संस्कृति कोशी बोल दी यहाँ डे मोनाई की बोल दी कि वो गौरव जानो पड़ दे। राणा जी, ऐसा प्रश्न बिल्कुल ऐसा बढ़िया प्रश्न रखा थे। जे अपनी संस्कृति बचानी तो सबसे पहले घर, ये उनके आम्ही शुरुआत करी हर चीज़ त्यौहार वगैरह मनाने की, माघ मनाने की, तो मतलब ये एक अच्छा संकेत मेरे हिसाब से मुझे लगी ना। आप ये अच्छा संकेत तो भी जब जे जोशनी ये थे निकली मतलब चहल पहल करी, जैसनी चहल पहल जो गौर एवरोली तब ठीक है, तब हम मानवीय चीज़ है, तब वो बाहर जाए, मुंबई जाए, हरिद्वार जाए, वो कोई की जाए।
फिर जो ये जौनसार बावर की जो चहल पहल है जो तो कारण है आज ऊंधे लगाई ये जी चहल पहल मेरे जौनसार बावर मुजरोली तो ये तो हम बिल्कुल तब मैं इसका पक्ष धरूँ और जैसे इतनी चहल पहल होली और ऊपर खाली जाल होले तब ये बिल्कुल एकदम बेकार है। और आपने संस्कृति तो कर जानी फरक भेजाई रो पड़े जो ते पाची ऊंधे भी डोली है मतलब टूर्नामेंट भी ऊंधे लागे वही तिहार भी ऊंधे ले मनाई तो ते पाँच गोर के बिला कंगाली लागी पड़ी संस्कृति की। एक बात कर जानी जे कि जो लागे शादियाँ होती तो भी खोती के मेहमान होते तो बांगने पुणे खोते बैठा ही तो खुद भाई उठाओ ले तो खुद फलाने खोती की ऊँची है और नाच दे तो सब खोती भाई बोले तो खोती के लागे नाची तो सही ताला देखो ही ना लागे तो कोई ही देखो डीजे ना लगी फिर कौन था शादी यहाँ डिबानो यहाँ तो पोता ही ना चली खोतीवाड़ा की विकास नगरवाड़ा की कौसियावाड़ा की कालसीवाड़ा की देवरवाड़ा की अतकत खींचना अतकत के ना खोत बाइज ना खींच बाइज ऐत किसी देश की जाओ फुंडे और बोंडा रहे मुझे सीधे खाओ। सही बात बिल्कुल बोला शो तो जे कि मेहमान रूपी रोता दार के और रोई ठुड़िया वगैरह तरीके से मतलब बड़ा सम्मान वगैरह होता कुछ हमारा गौर का बाठा है सेव भी देखी पाता कोश नहीं ले शादी बाणी और जो गरीब तबके का लोग था सेव प्यार के पौधा देखी हाला भाई जो गरीब तबके का लोग से भाई शो विकास नगर 400-500 पैसे ने लेके और ऐत के भी लिखा होना नहीं होता। तो इसके पक्ष में मेरा यही कहना कि भाई आपने जो घर की संस्कृति है सही चाहे बरकरार रही उसके बाद में अगर वहाँ जो भी करिए उससे कोई बात ना थी उससे बड़ा अच्छा है। और दूसरी बात एक आप लोगों एक बात आप लोगों ने ये रखी कि आपने मुझे पहला मंच प्रदान किया तो शायद ऐसे मेरे कई सारे जब मैं इंटर में पढ़ा करता तो बहुत सारे बच्चों को मैंने ट्यूशन पढ़ाई जो आज बड़े स्तर पे मतलब जॉब कर रहे हैं और कुछ तो ऐसे तो मेरे साथ पढ़े और मेरे साथ टीचर भी निकल गए और शायद उन्हीं की जो दुआएं वगैरह है उनका जो कुछ वो लगा होगा शायद उन्हीं की वजह से मैं भी आज इस मुकाम पर हूँ। और एक चीज़ मैं और भूल गया जब गरीबी एक ऐसी चीज़ होती है गरीबी से आदमी बहुत बड़ा बन सकता है। अगर आपके गरीबी है मैं आपके परिवार को भी जानता हूँ तो आप मतलब काम करिए अच्छा काम करिए आप बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। ये गरीबी सिखाती है सब बिल्कुल गरीबी आप कहीं के कहीं पहुँचा सकती है। ये बात बल्कि अभी मैंने 5-6 दिन पहले संतराम नेताजी का जो कि रिखाड़ से हैं बहुत ही सम्मानित आदमी हमारे जौनसार में सब लोग उनको सुनना चाहते हैं उन्होंने भी ये बात बताई थी बहुत खास बात बताई थी उन्होंने भी कि अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो गरीबी आना बहुत ज़रूरी है। जिसको गरीबी नहीं मिलेगी वो जीवन में कुछ कमाल नहीं कर पाएगा। नहीं बिल्कुल जो और मेहनत का फल हमेशा मिलता ही मिलता है और अगर आप निरंतर मेहनत करते रहोगे एक दिन आप बहुत ऊंचाई पे पहुंचोगे। एक समय ऐसे आया था जब मैंने इंटर करके MNR हुआ करता था उस समय अब तो ये IIIT बोलते हैं वो BTech वगैरह तो उस समय मैंने MNR निकाला था और उसका जो कॉल लेटर वो डॉक्टर हरभजन हुआ करते थे आप उनको पूछेंगे उनका लड़का मैंने पढ़ा रखा। आज बहुत सारे लड़के जॉब पे और शायद उन्हीं के दुआओं की वजह से मैं आज इस मुकाम पर हूँ। ये थे हमारे आज खास मेहमान एक खास शख्सियत और उनसे आज वार्तालाप हुई बातचीत हुई। हुक्म सिंह राणा जी खारसी इनसे बातचीत हुई। आगे का आपको किसी खास बिंदु पर दिखाऊंगा मैं हूं वीरेश चौहान आप देख रहे हैं जौनसार बावर की आवाज़। धन्यवाद।